हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है जो क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था मेहरान का। ओके, इस क्रैश कोर्स में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम डायरेक्टली एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे और इस आज के इस लेक्चर में पहले फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर्स हैं। कौन से? सेट्स, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस एंड फोर्थ चैप्टर आपका मैट्रिसेस। अब इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पास्ट ईयर्स में मेहरान में क्विज में आ चुके हैं, मैंने वो क्वेश्चंस यहाँ पर लिखे हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को समझाते हुए मैं आपको बहुत सारे और ज़्यादा क्वेश्चंस भी समझाऊंगा और ज़्यादा एमसीक्यूज आपको समझाऊंगा और ज़्यादा आइडेंटिटीज और ज़्यादा प्रॉपर्टीज आपको समझाऊंगा, वो आपको लिखने। तो सबसे पहले आपका फोकस डायरेक्टली बोर्ड पर होना चाहिए। जो चीज़ मैं बोलूँ वो चीज़ आपको लिखते जाना है। फिर चाहे ये लेक्चर 30 मिनट का हो, 40 मिनट का हो या 50 मिनट का हो, लेकिन आपको हर एक चीज़ इस लेक्चर की नोट करनी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। देखें, अब पहले चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज हैं पहले मैंने वो लिखे हैं, उसके बाद मैंने रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से लिखे हैं, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस के, उसके बाद मैंने लिखे हैं मैट्रिसेस के। तो वन बाय वन हम इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं? उस सेट को हम कहते हैं सिंगलेटन सेट। या एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसे हम कहते हैं वॉइड सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट। इसी तरीके से उसके बाद एक और टॉपिक होता है कार्डिनलिटी ऑफ सेट। तो कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, सो उसे हम कहते हैं कार्डिनलिटी। इसी तरीके से अ सेट विद ओनली वन एलिमेंट इज नोन एज सिंगलेटन सेट। तो यहां पर सिंगलेटन सेट करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सिंगलेटन सेट, दैट इज इक्वल्स टू 1, वो 1 के बराबर होगी, क्योंकि सिंगलेटन सेट एक वन एलिमेंट सेट होता है, दैट्स व्हाई उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी? 1 होगी। ओके, उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सेट्स आर सेड टू बी ओवरलैपिंग। दो सेट्स ओवरलैपिंग कब होते हैं? इसकी कंडीशन होती है जब ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं आए। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया तो उसे हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं आया तो वो होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। तो ओवरलैपिंग सेट्स में कंडीशन पूछी गई है, तो इट मींस ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, ये जो चीज है ना, ये नल सेट के बराबर ना हो। ओके, डज नॉट इक्वल्स टू नल सेट। तो इट मींस यहां पर तो नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा। लेकिन कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया तो सेट्स आर डिसजॉइंट, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट नहीं आया तो सेट्स आर ओवरलैपिंग। ठीक है, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सेट ए सबसेट ऑफ यू। ठीक है, जाहिर सी बात है कोई भी हम सेट लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट ही होता है, तो ये चीज हमें पता है पहले से। देन ए यूनियन ए प्राइम, तो ए यूनियन ए प्राइम किसके बराबर होगा? ए यूनियन ए प्राइम। तो जल्दी जल्दी बताएं, जब ए यूनियन ए प्राइम फाइंड करते हैं तो ये डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है। ठीक है, ए यूनियन ए प्राइम किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे यहां पर पूछा जाता ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, तो फिर इसका आंसर आ जाता है नल सेट। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी डायरेक्टली भी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। सो ए इंटरसेक्शन ए प्राइम नल सेट, ए यूनियन ए प्राइम यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, उसके बाद इस अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो कॉम्प्लीमेंट में और ज्यादा प्रॉपर्टीज भी होती हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए नल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। अगर आपसे पूछा जाता है यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट नल सेट आता है। तो ये चीजें ना आपको याद होनी चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ नॉन एम्प्टी सेट ए हैज 5 एलिमेंट्स। अगर एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। तो उसी सेट की पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? देखिए, सबसे पहले अगर हम पावर सेट को थोड़ा देखें तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें किसी भी सेट के टोटल पॉसिबल सबसेट्स होते हैं। ठीक है, अगर सेट में टोटल 5 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स कितने होंगे उसके? इसका इन जनरल फार्मूला बता रहा हूं आपको, 2 पावर n। ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमें क्या फाइंड करना हो? किसी भी सेट के सबसेट्स फाइंड करने हो। तो यहां पर n की जगह हम उस एलिमेंट्स, उस सेट के एलिमेंट्स का नंबर रखते हैं। अगर उसमें 3 एलिमेंट्स होंगे तो 2 पावर 3, 2 पावर 3 मींस उसके 8 सबसेट्स होंगे। अगर उसमें 2 एलिमेंट्स होंगे तो 2 पावर 2 मींस उसके 4 सबसेट्स होंगे। दैट्स व्हाई अगर एक ऐसा सेट जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स है तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 पावर 5, और 2 पावर 5 मींस 32 सबसेट्स होंगे। और उन्हीं सबसेट का अगर हम सेट बनाएं तो उसे हम कहते हैं पावर सेट, यानी टोटल पॉसिबल सबसेट्स का सेट, उसे हम क्या कहते हैं? पावर सेट। अगर उसके सबसेट्स 32 बनेंगे, क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं तो 2 पावर 5 और 2 पावर 5 मींस 32, तो उस सेट में टोटल 32 सबसेट्स हैं, तो इसका सेट बनाएंगे तो इट मींस उस सेट की कार्डिनलिटी भी 32 होगी। तो उस यानी पावर सेट उसी सेट के पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या बनेगी? 32 बनेगी। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सबसेट फाइंड करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, डैश इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो आइडेंटिटी माना जाता है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। ओके, यूनियन के हिसाब से वो आइडेंटिटी माना जाता है, यूनिवर्सल सेट, नल सेट या पावर सेट ऑफ यू या नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो कौन सी आइडेंटिटी होती है? क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी x such that x belongs to A and x does not belongs to B। अब देखिए, यहां पर हम ऑपरेशन जब पढ़ते हैं तो एक होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, इनको हम लिखते हैं इन बिल्डर फॉर्म। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यूनियन ए यूनियन बी को हम बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए लिखने का एक तरीका होता है कि ए यूनियन बी अगर आप बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये होगा x such that x belongs to A और x belongs to
बी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। तो मतलब अब यहाँ पर और है ना, यहाँ पर और की जगह कभी कभी ये सिंबल लगा होता है, अगर ये सिंबल है तो इट मींस ये और का सिंबल है, और यूनियन में हमेशा और आता है। लेकिन अगर यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होता तो फिर और की जगह एंड आ जाता है, और एंड का सिंबल ये होता है, ठीक है ना। तो अगर ए यहाँ पर एंड ये सिंबल यूज हुआ होगा तो यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा, अगर यहाँ पर और सिंबल यूज होगा तो यहाँ पर यूनियन आएगा, ओके। उसी तरीके से अगर हम इसको देखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, अगर से सिर्फ जो उसका रिजल्ट होगा वो सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स होंगे, बी के नहीं होंगे, तो ए माइनस बी में तो हम वही चीज फाइंड करते हैं ना, ए डिफरेंस बी में हम वही चीज फाइंड करते हैं कि इसमें सिर्फ ए के एलिमेंट्स होते हैं, पहले वाले सेट के एलिमेंट्स होते हैं, दूसरे वाले सेट के एलिमेंट्स नहीं होते। दैट्स व्हाई ए माइनस बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये ए माइनस बी का रिजल्ट है, ठीक है। अगर यहां पर ये होता कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, या ऐसे होते एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, अगर ए इसका रिजल्ट जो है वो बी से बिलोंग कर रहा है लेकिन ए से बिलोंग नहीं कर रहा, तो फिर इसका रिजल्ट आता बी माइनस ए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा ए माइनस बी माइनस ए में डिफरेंस होता है, और ये कम्यूटेटिव भी नहीं होते, यानी ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये सिर्फ ए की कंडीशन पर इक्वल हो सकते हैं जब ए और बी दोनों सेट्स बराबर हो। तो ये कंडीशन आपको आनी चाहिए, कौन सी, कि ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, वैसे यूनियन में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, इंटरसेक्शन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, उसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस में भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन डिफरेंस में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। अब ये होल्ड कब करेगा, ए माइनस बी माइनस ए के बराबर तब होगा जब ए और बी दोनों बराबर हो जाए, अगर दोनों सेम हो गए तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 7 है टेबुलर फॉर्म, अगर इस सेट को हम टेबुलर फॉर्म में लिखें तो देखिए यहाँ पर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रेशनल, एक्स रेशनल से है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 के बराबर है। अब मुझे बताएं अगर एक्स स्क्वायर 2 के बराबर है तो ये एक्स किसके बराबर होगा, प्लस माइनस रूट 2 के बराबर होगा, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट 2, तो प्लस माइनस रूट 2। अब यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया है कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रेशनल से, एक्स रेशनल से बिलोंग, लेकिन यहाँ पर एक्स का रिजल्ट तो इरेशनल आ गया ना। अगर x का रिजल्ट इरेशनल आया और हमने माना है कि x रेशनल से बिलोंग कर रहा है, तो इट मींस इसका, इस सेट का कोई भी आंसर नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर नल सेट को डिफाइन करेगा, ओके। मतलब इस सेट को अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर इसका आंसर नल सेट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर इरेशनल होता, अगर यहाँ पर इरेशनल होता तो फिर ए भी ऑप्शन सही होता, बी भी ऑप्शन सही होता। दैट्स व्हाई फिर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, नहीं बोथ ए एंड बी, ठीक है ना। तो ये टेबुलर फॉर्म में लिखने का तरीका होता है। वैसे ये बिल्डर फॉर्म है, बिल्डर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म को बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है टू सेट्स आर एग्जॉस्टिव एंड डिसजॉइंट, ऐसे दो सेट्स जो एग्जॉस्टिव भी हो और डिसजॉइंट भी हो। अब डिसजॉइंट की कंडीशन क्या है, डिसजॉइंट की कंडीशन है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नल सेट हो, अगर ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया तो डिसजॉइंट। और एग्जॉस्टिव कंडीशन ये होती है कि अगर ए यूनियन यूनिवर्सल सेट करें तो वो यूनिवर्सल सेट आना चाहिए, है ना। अगर ए यूनियन बी करें तो क्या आना चाहिए, यूनिवर्सल सेट आना चाहिए। अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आ जाए और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ जाए तो दो सेट्स जो होंगे ना, तो वो दो सेट्स हमेशा सेल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सेल्स। तो यहां पर दो कंडीशंस आपको मिल गई, एक तो डिसजॉइंट की कंडीशन आपको मिल गई, दूसरी एग्जॉस्टिव सेट्स की कंडीशन मिल गई। अगर ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट आ गया और ए इंटरसेक्शन बी नल सेट आ गया तो देन सेट्स आर नोन एज सेल्स, वो सेट्स सेल्स कहलाते हैं, ओके। तो यहां पर एग्जॉस्टिव की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, डिसजॉइंट की कंडीशन याद होनी चाहिए, ओवरलैपिंग सेट्स की कंडीशन याद होनी चाहिए। उसी तरीके से सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, उसके अलावा डी मॉर्गन्स लॉ, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 9 है कि ए सेट इक्वल्स टू 1 2 3, बी सेट इक्वल्स टू 3 4 5 6, ओके। देन ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या होगा। देखें जब हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ना, तो डिफरेंस में सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स आते हैं ना, ए डिफरेंस बी जब हम फाइंड करते हैं तो यहां पर सिर्फ ए के एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन जब हम बी डिफरेंस ए फाइंड करते हैं तो सिर्फ बी के एलिमेंट्स आते हैं जो ए में नहीं होते। लेकिन जब हम ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड करेंगे ना, तो यहां पर दोनों सेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी नॉन कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। दोनों सेट्स में जो नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको हम कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हो जाएगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। अब देखें ए सेट में है 1 2 3, नॉन कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2, क्योंकि 3 तो दोनों में है ना, तो 3 को आप इग्नोर करेंगे। बी सेट में कौन से नॉन कॉमन एलिमेंट्स हैं, 4 5 6, तो मतलब 1 2 4 5 6 ये किसका रिजल्ट हो जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यहां पर अगर होता ए डिफरेंस बी तो फिर आंसर क्या आना चाहिए था, 1 2, यानी ए ऑप्शन सही था। अगर यहां पर होता बी माइनस ए तो फिर इसका आंसर जाता 4 5 6, तो बी ऑप्शन सही था। लेकिन यहां पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, दैट्स व्हाई इसका आंसर क्या होगा 1 2 4 5 6। और यहां पर एक प्रॉपर्टी भी होती है सिमेट्रिक डिफरेंस की, वो प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, आपको याद होनी चाहिए प्रॉपर्टी। देखें सिमेट्रिक डिफरेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल्स टू बराबर होता है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पहली प्रॉपर्टी ये होती है ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसको आप लिख लें। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है।
ए यूनियन बी, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के ही बराबर होता है, तो ये भी इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये दोनों प्रॉपर्टीज आपको याद ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखें क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नल सेट। अगर यहां पर नल सेट है तो नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट। उसके अलावा ये लास्ट वन क्वेश्चन देखें, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट एक डी मॉर्गन्स लॉ है ना, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, ये डी मॉर्गन्स लॉ है। उसी तरीके से अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, ये भी डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों डी मॉर्गन्स लॉ की कंडीशन है, ये भी कंडीशंस आपको आनी चाहिए। अब ये थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1 सेट्स। उसके बाद देखें अब एमसीक्यूज है चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के। देखें क्वेश्चन नंबर 11 है कि -5 -3 आयोटा इज डैश ऑफ 5 + 3। देखें -5 -3 आयोटा, तो दोनों की साइन चेंज हो गई ना, -5 + 5 हो गया, -3 + 3 हो गया। तो इट मीन्स अगर दोनों की साइन चेंज हो गई तो उसे हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ना 4 - 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो आप बोलेंगे -4 + 3 आयोटा। तो दोनों की साइन चेंज करने से एडिटिव इनवर्स बनता है। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉन्जुगेट की साइन चेंज करेंगे, सिर्फ इमेजिनरी वाले पार्ट की साइन चेंज करेंगे, तो वो बन जाता है कॉन्जुगेट। अगर आपसे ये बोला जाता कि 4 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट बताओ, तो वो होता 4 + 3 आयोटा। तो ये कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट और एडिटिव इनवर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे 4 × 2 × 1, 0 इसको मल्टीप्लाई करना है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, पेयर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं, वैसे आपको पता है किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज की गई है कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, 0 है ना, तो 1, 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स में। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई इसका आंसर होता है 4, 2। तो इसका आंसर होगा 4, 2। यहाँ पर नन ऑफ दिस करेक्ट होगा, क्योंकि किसी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं होगा। दैट्स व्हाई वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम ही आ जाता है। तो 1, 0 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है और 0, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, याद होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इफ z = 3, 4 देन z इनवर्स। अब देखें एक तो चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z = 0, 0 हो गया तो फिर इसका कोई भी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 0, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, याद होनी चाहिए। अगर नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे फाइंड करते हैं हम? अगर लेट सपोज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर a, b है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं a/ दोनों का स्क्वायर और सम कर दो और इसकी साइन चेंज करो। अगर b है तो यहाँ पर -b डिवाइड में a² + b² होता है। ये होता है फॉर्मूला किसका? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। अब देखें यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? 3 डिवाइड में क्या होगा? दोनों का स्क्वायर और सम करो। 3 का स्क्वायर 9, 14, 4 का स्क्वायर 16, तो 25, 4 पॉजिटिव है तो साइन चेंज कर दो, डिवाइड बाय अगेन 25 आएगा। तो इट मींस यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? 3/25 - 4/25। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर यहाँ पर होता -3 - 4 तो आप उसका भी एडिटिव इनवर्स मल्टीपल इनवर्स फाइंड आउट कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसको सोल्व कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कोई और कॉम्प्लेक्स नंबर लेके भी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके अलावा मल्टीपल इनवर्स का एक और फॉर्मूला भी होता है जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्या है कि z इनवर्स अगर आपको फाइंड करना है तो ये बराबर होता है मॉड्यूल कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय मॉड्यूल ऑफ z का होल स्क्वायर। किसके बराबर होता है? मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीपल इनवर्स को डिफाइन कर सकते हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पर एक और भी इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम z इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, z इनवर्स इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ z डिवाइड बाय, अब ये जो चीज है मोड ऑफ z का होल स्क्वायर, ये तो z.z बार है ना, तो इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो z बार डिवाइड बाय z इंटू z बार, तो ये भी अगेन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही होता है। तो मैंने यहाँ पर वही एमसीक्यू लिखा है कि z.z बार किसके बराबर होता है? मोड ऑफ z का होल स्क्वायर। डी ऑप्शन करेक्ट है। मोड ऑफ z का होल स्क्वायर अगेन z.z बार के बराबर होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद देखिए एडिटिव आइडेंटिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मैंने आपको अभी बताया 0, 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होती है? 1, 0, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखिएगा 0, 1 नहीं होगी, ठीक है। 0, 1 आयोटा होता है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं होती। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1, 0। उसके बाद देखिए 0, 1 पावर 4। अब देखें 0, 1 मींस ये 0, 1 को अगर आप देखें तो ये आयोटा है ना, तो ये आयोटा है। अगर आयोटा के ऊपर पावर 4 होगा तो ये 1 के बराबर होता है। जब भी आयोटा के ऊपर पावर 4 होता है हम 4 से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो 1 के बराबर होता है। जैसे आयोटा पावर 12 1 होगा, आयोटा पावर 13 या आयोटा पावर 16 1 होगा, आयोटा पावर 24 1 होगा, मतलब 4 के मल्टीपल में जो भी आयोटा का पावर होगा वो 1 हो जाता है। अगर 1, 0 पावर 5 है तो 1, 0 मीन्स 1 है, ये 1 है, तो 1 पावर 5 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से भी आते हैं, ये एनईडी टीम में क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं, ठीक है।
और कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन नंबर 15 देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर हैविंग सेम एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसे कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर में जिनकी एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों सेम है? तो वो होते हैं 0,1 एंड 0,-1, ये आयोटा एंड माइनस आयोटा। देखें अगर थोड़ा हम इसको डिफाइन करें आयोटा एंड माइनस आयोटा को, ठीक है। अब देखें आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या होगा? माइनस आयोटा, और आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो भी माइनस आयोटा होता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आयोटा का एडिटिव इनवर्स भी सेम होगा और मल्टीपल इनवर्स दोनों सेम होते हैं। अगर माइनस आयोटा का एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो आयोटा होगा, और माइनस आयोटा का अगर आप मल्टीपल इनवर्स निकालें तो भी आयोटा होगा। दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 0,1 यानी आयोटा और 0,1 -1 यानी माइनस आयोटा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है। अपने पास लिखें जो जो चीजें मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, z + z किसके बराबर? हमेशा याद रखिएगा अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ उसके कॉन्जुगेट के साथ अगर आप ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा प्योरली रियल आंसर आता है। क्या आता है? प्योरली रियल। अगर मैं आपसे ये बोलता ना z × z तो ये भी प्योरली रियल आता है। तो मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट के साथ अगर आप ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या देगा? प्योरली रियल रिजल्ट देगा। अगर यहां पर सब्ट्रैक्शन होता, लेट्स सपोज z - z होगा, अगर z - z होगा तो फिर ये प्योरली इमेजिनरी आता है, तो फिर यहां पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज हैं, डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, 1 + i⁴। अब एक चीज हमें याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, 1 + i होल स्क्वायर होता है ना, अगर मैं इसको ब्रेक करूं होल स्क्वायर पावर 4 में इस तरीके से मैं करूं तो 1 + i होल स्क्वायर 2 i होता है। ये किसके बराबर होता है? 2 i। अब 2 i का स्क्वायर निकालें तो ये -4 होता है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर क्या होगा? -4 होगा। और इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछा जाए 1 + i पावर 8 तो इसका आंसर आप मुझे बताइए क्या आना चाहिए? अगर यहाँ पर 1 प्लस ना हो, अगर यहाँ पर 1 - i पावर 4 तो भी आंसर आप निकाल सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप मुझे बताइएगा। आप यहाँ पर फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, 1 + i डिवाइड बाय 1 - i पावर 4। अब यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखें कि 1 + i अपॉन 1 - i, वैसे अगर आप इसको रेशनलाइजेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो इस पूरी अंदर वाली जो चीज है ना इसका आंसर आयोटा आता है। क्या आता है? आयोटा। बस याद होना चाहिए। अगर यहां पर 1 + i अपॉन 1 - i है तो मतलब ये आयोटा के बराबर है। ये किसके बराबर है? आयोटा के। लेकिन अगर यहां पर 1 - i अपॉन 1 + i होगा तो फिर इसका आंसर होगा -i। फिर किसके बराबर होता है? -i। आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, अगर एमसीक्यूज में आ जाए तो ये आयोटा है, ये अंदर वाली चीज पूरी आयोटा है और आयोटा पावर 4 है। 4 है ना पावर, आयोटा पावर 4 इट मींस इसका आंसर तो 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछता 1 - i अपॉन 1 + i पावर 4 तो मतलब इसका अंदर वाली चीज का आंसर होगा -i, और इसका पावर 4 निकालोगे तो भी आंसर 4 आएगा। सॉरी 4 नहीं 1 होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सोल्व करते हैं। तो ये डायरेक्टली आइडेंटिटीज होती हैं जो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 मिनट 3 मिनट आप लग जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये चीज याद होगी तो फिर कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -x, -y। अब देखें अगर इसका मुझे मल्टीपल इनवर्स निकाल, अब यहाँ पर x y कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं, देखें तो क्या होगा? पहले वाला जो भी होता है, जैसे मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज बताई ना मल्टीपल इनवर्स की, ये फॉर्मुला मैंने आपको बताया, वो फॉर्मुला यूज करेंगे। लेकिन देखें पहले वाले को सेम लिखें, -x सेम आएगा, नीचे दोनों का स्क्वायर करके सम करें तो -x का स्क्वायर x² और -y का स्क्वायर y²। ठीक है, और दूसरे वाले की क्या करते हैं हम? साइन चेंज करते हैं। अगर -y है तो ये हो जाएगा y अपॉन x² + y²। तो ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कभी कभी डायरेक्टली ऐसे भी आ जाता है, यहाँ पर -a -b भी होता है। अगर यहाँ पर x और b, x और y की जगह अगर आप वैल्यूज भी रखें तो भी कोई इशू नहीं है ना। अगर यहाँ पर होता -2, -3 तो भी आप फाइंड कर सकते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखें कि अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि -1 पावर 23/2, -1 पावर 23/2, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखें -1 पावर 23/2, देखें -1 पावर 23/2। अब देखें थोड़ा देखें, -1 आयोटा स्क्वायर नहीं होता, आयोटा स्क्वायर होता है, तो इसको मैं चेंज कर दिया आयोटा स्क्वायर में 23/2। देखें -1 को मैंने रिप्लेस करके लिखा आयोटा स्क्वायर में। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 कैंसिल होगा तो ये आयोटा पावर 23 है। ये किसके बराबर हो गया? आयोटा पावर 23 के बराबर। और आयोटा पावर 23 मींस 23 को आप 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बचेगा आयोटा पावर 3, और आयोटा पावर 3 बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा? माइनस आयोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद देखें अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनईडी में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि 1 + 1 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर। मैं थोड़ा इसको तमीज से लिखता हूं। देखें क्या है कि 1 + 1 अपॉन आयोटा होल स्क्वायर इसके बराबर है। ठीक है, अब देखें यहां पर एक और चीज नोट करने की ये होती है कि अगर डायरेक्टली आपसे पूछा जाए 1 अपॉन आयोटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 1 अपॉन आयोटा, तो हमेशा याद रखिएगा 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं -1 अपॉन आयोटा,
-1/आयोटा, तो इसका आंसर आता है आयोटा। अब देखें ये 1 + 1/आयोटा है ना, तो इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। 1/आयोटा की जगह मैं माइनस आयोटा लिखूँ और इसका होल स्क्वायर कर दूँ। ठीक है, तो ये वही चीज़ बन गई जो मैंने आपको यहाँ पर सिखाई थी, 1 - आयोटा होल स्क्वायर। तो इसका आंसर अगेन क्या होगा, -2 आयोटा। इसका आंसर होता है -2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बीच में माइनस होगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आप चेंज हो जाएगा, फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, 1/आयोटा माइनस आयोटा, -1/आयोटा आयोटा। जो मैंने आपको अभी बताया ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वही तो चीज़ है ना, मल्टीपल इनवर्स ही तो है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, जो मैं डायरेक्टली आप लिख रहा हूँ ना, ये नोट करते जाएं। ठीक, उसके बाद है, अब यहाँ से आप ऐसे समझें, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस का। देखिए 1 + ओमेगा हमें पता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं। और हमेशा याद रखें, सम ऑफ टोटल क्यूब रूट्स या सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0। किसी भी नंबर के टोटल क्यूब रूट्स का अगर आप सम फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0, 0 के बराबर। अगर 1 के क्यूब रूट्स होंगे तो भी 0, अगर 2 के क्यूब रूट्स निकालेंगे तो क्या होंगे 2 के, अगर 8 के निकालेंगे तो क्या होंगे 8 के क्यूब रूट्स होंगे 2 ओमेगा स्क्वायर, उसका भी सम 0 होगा। अगर आप निकालें -8 के क्यूब रूट्स तो -2 ओमेगा स्क्वायर, इनका भी सम करेंगे तो भी 0। यानी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, 0 के बराबर होगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन है कि -1 + ओमेगा स्क्वायर। अब थोड़ा देखें, अगर 1 + ओमेगा स्क्वायर अगर 0 है, ठीक है, अगर मुझे इस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो इस 1 को उस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, -1 के बराबर। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की जगह आप क्या रिप्लेस करते हैं, -1 रिप्लेस करते हैं। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखें ये तो चीज -1 सेम ही आएगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर भी किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो ये -1, पावर इसका क्या है 2, तो इट मीन्स ये क्या बन जाएगा, -2 पावर 2, और -2 पावर 2 मीन्स 4, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको आप थोड़ा नोट करें, -1 - √3 आयोटा अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये है। अगर दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये दे दूं, इसका आंसर मुझे बताइएगा, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ये दे दूं कि -1 - जैसे ऐसे मैं लिख रहा हूं, लेकिन देखें -1 - √3 आयोटा पावर 2 नहीं, यहां पर अगर पावर लेट सपोज 4 हो, ओके, तो इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर क्या आना चाहिए, इन दोनों का आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नस्ट में भी इसके क्वेश्चन इसी पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और एनईडी में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों का आंसर आप मुझे लाजमी बताइएगा। आगे चलते हैं। देखें उसके बाद है क्यूब रूट्स ऑफ 1 के क्यूब रूट्स, तो मैंने आपको अभी बताया 1 के क्यूब रूट्स क्या होते हैं, 1 ओमेगा स्क्वायर, 8 के क्यूब रूट्स 2 ओमेगा स्क्वायर, 27 के क्यूब रूट्स 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर माइनस होता -27 के क्यूब रूट्स तो -3 ओमेगा स्क्वायर, 64 के क्यूब रूट्स 4 ओमेगा स्क्वायर, दैट्स व्हाई। अगर यहाँ पर क्यूब रूट्स ऑफ 1 है तो 1 के क्यूब रूट्स क्या होंगे, 1, दूसरा होगा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पर क्यूब रूट्स है -8 की तो क्या होंगे, -2 ओमेगा स्क्वायर। और सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज 0, ये भी याद होना चाहिए। उसके बाद है रूट्स आर 2 and 3 देन इक्वेशन विल बी। अब देखें जब आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, जब आपको रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब मैं वो फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये थोड़ा फॉर्मूला समझा सकूँ। ठीक है, अब देखें अगर आपको रूट्स गिवन हो और आपको क्या फाइंड करना हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो, रूट्स गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखें उसका फॉर्मूला होता है कि जब रूट्स लेट सपोज अल्फा बीटा रूट्स हैं, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, x² माइनस दोनों को सम कर दें, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, यानी x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। अब देखिए रूट्स 2 और 3 है ना, तो x² माइनस दोनों का सम तो 2 + 3 5x, दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 6 इक्वल टू 0। तो ये 2 और 3 अगर रूट्स होंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, x² माइनस 5x + 6। उसी तरीके से अगर रूट्स हो 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, तो क्या होगा, यहां पर क्या चीज आ जाएगी, देखिए x² माइनस 1 अल्फा किसके बराबर 1 + आयोटा, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा, और माइनस बीटा किसके बराबर होगा, बीटा बराबर है 1 - आयोटा, क्योंकि एक रूट होगा 1 + आयोटा, दूसरा रूट होगा 1 - आयोटा, हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इंटू एक्स प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करें 1 - आयोटा 1 + आयोटा होल स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x² माइनस एंड आयोटा कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, -1 1 2 ये 2x होगा, प्लस
दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a माइनस बी ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर फॉर्मुला में यूज करता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, लेकिन माइनस आयोटा स्क्वायर 1 होगा इक्वल्स टू 0, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या होंगे 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई करेंगे। उसके बाद देखें ये फॉर्मुला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको रूट्स गिवन हो, इक्वेशन फाइंड करनी हो, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकाल सकते हैं। कभी कभी ये डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर रूट्स अल्फा बीटा है तो इन जनरल बताओ फॉर्मूला क्या होगा, इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नहीं है डायरेक्टली, मैंने तो पॉइंट्स लिखी है। देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमेशा याद रखें बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा, आपकी रिवीजन अभी तो जस्ट रिवीजन चल रही है। मैंने आपको पहले बोला था अगर आपकी फर्स्ट ईयर पहले से पढ़ी हुई है तो फिर ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन अगर आपने वो सही से नहीं पढ़ी तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा बोर करेगा, दैट्स वाई। ओके देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला विच शोज द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स की क्या शो करता है, नेचर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ठीक है, क्या मैंने बोला, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर आ जाए तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। रूट्स क्या हो जाते हैं, इक्वल। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, रूट्स हो जाते हैं इमेजिनरी, या मेरे को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे ग्रेटर देन 0 परफेक्ट स्क्वायर मींस 9 आ जाए, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रेशनल। फिर रूट्स क्या होंगे, यानी परफेक्ट होगी तो रूट्स रेशनल होंगे। अगर ग्रेटर देन 0 हो गई लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 10 आ गया, 11 आ गया, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो फिर इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इरेशनल। कंडीशन में जस्ट यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ लेकिन परफेक्ट स्क्वायर है तो रेशनल रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हुआ लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे। ओके, उसके बाद देखिए सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन बताना है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। आप चाहें तो मिडिल टर्म ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहें तो करेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8। अब मुझे पता है 8 के क्यूब रूट क्या होंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर। अब जब इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखें 2 तो ये 8 होगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ये होगा ओमेगा पावर 3। और हमें पता है कि ओमेगा पावर 3 1 के बराबर होता है, क्योंकि ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है उसका आंसर 1 आता है। ओमेगा पावर 6 भी 1, ओमेगा पावर 9 भी 1, ओमेगा पावर 12 भी 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। मैंने क्या निकाला, थोड़ा नोट करें, इसका रिजल्ट क्या आया, 8। देखिए मैंने क्या, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8 क्या है, 8 है ना। 8 के टोटल क्यूब रूट्स का प्रोडक्ट, तो वो अगेन क्या आ गया, 8 आ गया। तो इन जनरल में आपको एक कंडीशन बता रहा हूं कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के आप चाहें क्यूब रूट्स का मल्टीप्लिकेशन करें, अगेन वो सेम ही नंबर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज सेम नंबर। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर मैं आपसे ये बोलूं ना प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ 27 इज अगेन 27, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ 8 या -8 सेम नंबर आएगा। ओके, उसके बाद देखें मतलब इसका आंसर 8 ही आएगा। उसके बाद देखें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी या कोई भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल भी होते हैं और कॉन्जुगेट भी। क्यों, हमें पता है 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करते हैं तो ये 1 के बराबर आता है। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, तो 1 ही आएगा। अब यहां से देखें अगर मैं ओमेगा की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगी, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो 1 अपॉन ओमेगा होगी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पावर -2, इसको भी ऐसे लिख सकता हूं पावर -1। तो देखें क्यूब रूट्स जो है एक दूसरे के यहां पर मल्टीपल इनवर्स बन गए, तो क्यूब रूट्स एक दूसरे के अगर मल्टीपल इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं, तो रेसिप्रोकल हो गए। अब कॉन्जुगेट कैसे होंगे, अब देखें कॉन्जुगेट कैसे होंगे, ये तो मल्टीपल इनवर्स यानी रेसिप्रोकल हो गए, लेकिन कॉन्जुगेट कैसे, हमें पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। तो मुझे बताएं क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है, कॉन्जुगेट है ना। यहाँ पर आयोटा के आगे साइन क्या है, प्लस, आयोटा के आगे साइन क्या है, माइनस, तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो हमेशा याद रखें कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ एनी नंबर, जिस भी नंबर के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होंगे वो हमेशा रेसिप्रोकल और कॉन्जुगेट होते हैं। ठीक है, उसके बाद है सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा। देखें अगर इक्वेशन आपको गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वल्स टू 0, यहाँ पर a 0 नहीं है, तो अगर इस इक्वेशन के क्वाड्रेटिक किसी भी इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, -b अपॉन a, पढ़ा होगा आपने। ओके, और प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन a। तो सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला -b अपॉन a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला c अपॉन a। देखें अगर मैंने इक्वेशन लिख दी, लेट सपोज मैंने इक्वेशन लिखी x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0, सम ऑफ द रूट्स का आंसर क्या आएगा, आप बोलेंगे सर -b अपॉन a, और -b क्या है, -4 है ना, अपॉन a की वैल्यू 1, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स का आंसर 4 आएगा। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछता प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बताओ, तो आप क्या निकालते हैं,
आप निकालते हैं सी अपॉन ए, सी क्या है 5 अपॉन ए क्या है 1, तो इसका आंसर जाता है 5। तो सम ऑफ द रूट्स, कोई क्वेश्चन गिवन हो, सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना हो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना हो, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी अपॉन ए। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है, क्योंकि बी क्या होता है, देखें जब हम इक्वेशन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना, देखिए ये होता है। अब ए क्या है, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी क्या है कांस्टेंट। तो कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ऐसे भी लिखा होता है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट तो बी है ना, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे भी होता है। और यहाँ पर होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से भी लिखा होता है, कोई इशू नहीं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखें फाइंड के की वैल्यू बताओ इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि इक्वल, ठीक है, अगर रूट्स इक्वल हैं तो बताओ के की वैल्यू क्या होगी। देखें इस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा, है ना। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो मैंने आपको भी बताया ना, अगर रूट्स इक्वल होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखें यहां पर बी की वैल्यू क्या है माइनस के, तो ये होगा माइनस के स्क्वायर माइनस 4a, की वैल्यू क्या है इसमें 3 माइनस 4a, सी की वैल्यू क्या है इसमें, देखें सी की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करें, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर होगा माइनस 4 3 12 12 3 36 इक्वल्स टू 0, तो के की वैल्यू क्या आएगी 36 होगा ये के स्क्वायर। लेकिन यहां से अगर आप के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू क्या आएगी, के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 6 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू माइनस 6 और प्लस 6, जो आपको ऑप्शन गिवन होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि फाइंड के इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन या सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0, अगर सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 0 है, इस पैटर्न से भी होते हैं, लेकिन के की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इनको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब आ गए हैं मैट्रिसेस के क्वेश्चंस। अब मैट्रिसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैट्रिसेस में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको पढ़ने हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, उसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसमें प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट, इनवर्स, एडजॉइंट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंने कुछ लिखे हैं ताकि थोड़ा आपको आइडिया मिल सके। देखें इफ ए मैट्रिक्स इक्वल्स टू 2 3 4 1 0 4 2 1 3 देन ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल है, ए ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं ना, तो क्या बनेगा 2 3 4 है तो ये होगा 2 3 4, 1 0 4 है तो 1 0 4, 2 3 1 है तो 2 3 1, तो इसकी रो को आप रो को कॉलम कर दें। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा 3/2, रो को कॉलम में चेंज करेंगे, कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, अगर हमेशा एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ट्रांसपोज, अगर मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज करें या उसका डिटरमिनेंट निकालें तो ट्रांसपोज वाला जो मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट और खुद ट्रांसपोज बिना ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है। तो मतलब अगर मैं इसका भी डिटरमिनेंट निकालूं ना, इसका और इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम आएगा, यानी ट्रांसपोज करने से डिटरमिनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर किसी मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज करें और वो सेम ही मैट्रिक्स बने तो सेम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ जाए, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए हो, अगर ए ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए हो तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर ट्रांसपोज, अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का निकालें और वो सेम ही मैट्रिक्स बन रहा है तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। अगर ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए आ जाए तो होता है स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, या हम इसको एंटी सिमेट्रिक भी कहते हैं। उसके बाद देखें, अब ये डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट 2 1 3 1 1 4 2 2 8। हमेशा याद रखें जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आया ना मेरान की टेस्ट में, आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज चेक करनी है कि यहाँ पर क्या इस मैट्रिक्स में कोई प्रॉपर्टी तो नहीं यूज हो रही। हमेशा जब भी क्वेश्चन देते हैं ना 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, कुछ ना कुछ वहां पर प्रॉपर्टी यूज होती है। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का पूरा रो या पूरा कॉलम 0 है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक रो या एक कॉलम या 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट 0 होता है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का एक रो दूसरे रो का मल्टीपल है, स्केलर मल्टीपल है, या एक कॉलम दूसरे कॉलम का स्केलर मल्टीपल है तो डिटरमिनेंट 0 हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखें 2 1 3 1 1 4 2 2 8। अब मैट्रिक्स है, अब देखें इस रो से सेकंड रो को देखें 1 1 4 है ना, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं क्या थर्ड रो नहीं बन रही, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये थर्ड रो ही बन रही है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से थर्ड रो बन रही है तो इट मींस स्केलर मल्टीप्लाई, अगर स्केलर मल्टीप्लाई है तो उसका डिटरमिनेंट
जीरो होता है। और वैसे आपको पता है कि 3/3 का हम डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, बाय लेप्लाशियन एक्सपेंशन। लेप्लाशियन एक्सपेंशन से हम इसका डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, फिर हम चाहें तो रो 1 से निकाल सकते हैं, रो 2 से निकाल सकते हैं, रो 3 से निकाल सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, रो 1 से डिटरमिनेंट निकालते हैं बाय यूजिंग लेप्लाशियन एक्सपेंशन। ओके, उसके बाद एक एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स से 4 2 1 -1 3, तो 2/2 का एडजॉइंट निकालना बहुत ज्यादा इजी होता है। मेन डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज करके सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करते हैं। देखें, इसका आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो मेन डायगोनल है 4 3, तो ये हो जाएगा 3 4। सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करें तो +2 -2 प्लस -1 है तो +1 होगा, तो ये इसका हो जाएगा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट 2/2 का फाइंड करना बिल्कुल इजी है और ये इंपॉर्टेंट भी है मेहरान के लिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3/3 होगा तो 3/3 का हम एडजॉइंट फिर निकालते हैं कोफैक्टर मेथड से। कोफैक्टर, सारे कोफैक्टर्स हम निकालते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23, फिर उसका अगेन हम ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलता है 3/3 मैट्रिक्स का। लेकिन वो मेहरान में या किसी भी इंट्रेंस की टेस्ट में एमसीक्यूज में नहीं आता, ये लॉन्ग में क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर A² A आ जाए, अगर किसी मैट्रिक्स का आप A² निकालें, A² का मकसद ये नहीं है कि मैट्रिक्स का आप स्क्वायर निकाल दो, जैसे आप निकालते हैं 2 का स्क्वायर 4, तो ये नहीं है। A² का मकसद अगर आप मैट्रिक्स में देखना चाहते हैं तो इट मींस मैट्रिक्स की सेम नंबर मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन। A² मींस A मल्टीप्लाई बाय A, तो A² अगर A के बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स होता है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। और यहां पर एक और प्रॉपर्टी इसमें होती है, अगर A² आप A² फाइंड करें लेकिन वो A² इक्वल्स टू अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो फिर मैट्रिक्स क्या होगा, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। अगर A² नल मैट्रिक्स आ जाए तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, अगर A² आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होता है। तो ये चीजें डायरेक्टली आपको आनी चाहिए। उसके बाद है मैट्रिक्स आपको गिवन है 4 6 1 2 1 3 4 1 6, देन माइनर 1 2 एंड कोफैक्टर 1 3 फाइंड करना है। माइनर एंड कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करें, अगर ये माइनर है ना तो हम क्या करते हैं, डिलीटिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप डिलीट करें, अब ये फर्स्ट रो है पूरी, इसको डिलीट करें और सेकंड कॉलम को डिलीट करें, फिर जो मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालें। देखें, फर्स्ट रो पूरी गई, सेकंड कॉलम पूरा गया, तो 2 6 12, तो ये होगा 12 माइनस 4 3 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। मतलब माइनर 1 2 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अगर कोफैक्टर 1 3 फाइंड करें, एक चीज याद होनी चाहिए कि कोफैक्टर का कभी कभी फॉर्मूला भी पूछा जाता है। कोफैक्टर AIJ या कभी कभी बुक्स में लिखा होता है CIJ, इसका फॉर्मूला होता है -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। -1 पावर I प्लस J इंटू MIJ, बस ये याद करना है, कभी कभी डायरेक्टली अगर आ जाए तो फिर आप सॉल्व कर सकें, लेकिन वैसे हम ये यूज ज्यादा नहीं करते, बस याद होना चाहिए आपको। अब देखें, अगर कोफैक्टर 1 3 फाइंड करना है तो क्या करेंगे, अगेन डिलीटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करें, तो बाकी मैट्रिक्स बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो ये मैट्रिक्स ये बचेगा। ओके, तो 2 1 2, तो ये होगा 2 माइनस 4 1 4, तो इसका आंसर आएगा -2। लेकिन अगर कोफैक्टर है ना तो हम इसका सम निकालते हैं, अगर 1 3 है सम करें, अगर सम इवन आ रहा है, अगर सम इवन आ रहा है तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन अगर सम ओड आ रहा है तो फिर इसकी साइन चेंज करेंगे। अब देखें 1 3 सम करें 4, तो इवन आ रहा है ना, अगर इवन है तो फिर इसका आंसर -2 सही है, लेकिन अगर सम ओड होता तो फिर इसकी हम साइन चेंज करते, -2 से 2 कर देते, ठीक है ना। तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि अगर सम इवन होगा तो माइनर विल बी इक्वल्स टू कोफैक्टर, लेकिन अगर सम ओड है तो माइनर और कोफैक्टर में सिर्फ माइनस साइन का फर्क होता है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद देखें, अब मैट्रिक्स है 3 0 0 0 5 0 0 0 6। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, अब एक चीज हमेशा याद रखें, वैसे ये डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सारी एंट्री 0 हो तो मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल। और डायगोनल में हमेशा याद रखिए, डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर भी होता है, लोअर ट्रायंगुलर भी होता है। अगर डायगोनल मैट्रिक्स में मेन एंट्रीज जो है, अगर ये मेन एंट्रीज सेम बन गई तो मैट्रिक्स स्केलर बन जाता है। अगर मेन डायगोनल की ये मेन एंट्रीज 1 1 बन गई, सिर्फ 1 1 बन गई, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो डायगोनल, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। वैसे ये क्वेश्चन पूछ यही रहा है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये डायगोनल है, ठीक है। अब डायगोनल लोअर ट्रायंगुलर भी है, अपर ट्रायंगुलर भी है। डायगोनल की अगर मेन एंट्री सेम बन जाएगी तो स्केलर बनेगा, अगर मेन एंट्रीज 1 1 बन गई तो आइडेंटिटी बनेगा, ठीक है ना। तो याद होना चाहिए। उसके बाद अगर ए बी का ट्रांसपोज करें तो यहां पर रिवर्सल लॉ यूज होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यही इनवर्स में भी फॉलो होता है। कैसे इनवर्स में, अगर आप ए बी का इनवर्स निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहाँ पर यानी रिवर्सल लॉ यूज होता है। लेकिन अगर आप इसका फिर डबल इनवर्स निकालना चाहें, ए इनवर्स का इनवर्स, तो अगेन वो सेम मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। तो ये इनवर्स की प्रॉपर्टीज हैं। इनवर्स समझाता हूं आपको किस तरीके से निकालते हैं, देखें। उसके बाद अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया, अगर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर। मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हम तभी फाइंड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 ना हो, मतलब मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इनवर्स निकलता है, अदरवाइज इनवर्स नहीं निकलता। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अगर डिटरमिनेंट 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 चीज आ जाएगी, जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है मैथ्स में, ठीक है। उसके बाद देखें,
अगर मैट्रिक्स से 3 2 1 4 और इसका इन्वर्स निकालना है तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें दो चीजें चाहिए, एक तो एडजॉइंट, दूसरा डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऊपर रखेंगे, डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे। देखिए अब पहले एडजॉइंट निकालें। देखिए एडजॉइंट के लिए मेन डायगोनल एंट्रीज को एक्सचेंज करें 4 3, सेकंड डायगोनल की साइन चेंज करें, तो 1 है तो ये हो जाएगा -1, ये 2 है तो ये बन जाएगा -2, ये हो जाएगा एडजॉइंट। अब डिटरमिनेंट निकालें, 3 4 = 12, देखिए ये होगा 12 -1 2 = 2, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया 10, तो इट मीन्स आप इस 10 से इसे डिवाइड करवा दें ऐसे। कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है और कभी कभी 10 यहाँ लिखा होता है, ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ऐसे लिखा है तो भी इन्वर्स आप टिक लगा देंगे, अगर ऐसे लिखा है तो भी आप टिक कर देंगे, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स ये होगा। उसके बाद देखें क्वेश्चन है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू व्हाट, ये आइडेंटिटी है, वैसे ये आइडेंटिटी है, ठीक है। आप इसका आंसर मुझे बताइएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि इसका डिटरमिनेंट, अब देखें ये मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल, आप चेक करें, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, डायगोनल मैट्रिक्स है। और हमेशा डायगोनल मैट्रिक्स का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना है तो मेन डायगोनल एंट्रीज का मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मेन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायगोनल मैट्रिक्स का क्या बनेगा, डिटरमिनेंट। तो मल्टीप्लाई करें, देखें 4 2 = 8, 8 2 = 12, 8 2 = 16, ठीक है, क्या होगा 16, तो 16 इसका डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो मतलब अगर यहाँ पर स्केलर मैट्रिक्स होता, लेट सपोज अगर यहाँ पर ये 2 होता तो फिर डिटरमिनेंट क्या बनता, 2 पावर 3 मीन्स 8, तो इसका डिटरमिनेंट 8 होता। इसी तरीके से अगर आपसे मैं ये पूछूं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा डिटरमिनेंट 1 होता है, ये चीज़ याद होनी चाहिए। उसके बाद देखें क्वेश्चन है अगर x 4 2 2 ये मैट्रिक्स से इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी। इसी भी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी x की जगह लैम्डा लिखा होता है, अगर लैम्डा है तो बताओ यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू क्या है कि इसका डिटरमिनेंट 0 है। तो देखें इसको आप सिंप्लीफाई करें डिटरमिनेंट से, 2 × x ये होगा 2x माइनस 4 2 = 8 = 0। अब जब यहाँ पर इसे आप सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी, 4 आ जाएगी। जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, -8 को उस साइड शिफ्ट कर दें, 8 बनेगा, 2 से डिवाइड कर दें तो 4 बनेगा। उसके बाद देखें ये मैट्रिक्स से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या आना चाहिए, इसका आंसर मुझे बताइए। अब मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, रो से इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। इसका मल्टीप्लिकेशन करके आप मुझे आंसर जरूरी बताइएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। अब देखें बेटा, इनवर्स निकालने के लिए मैट्रिक्स का नॉन सिंगुलर होना जरूरी है, ठीक है। और एडजॉइंट 2/2 का 3/3 का कैसे निकलता है, इनवर्स का क्वेश्चन जरूरी आता है, मेरा में इनवर्स जरूरी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब यहाँ पे 4 चैप्टर्स थे आपके, ओके, 4 चैप्टर्स को हमने एक ही लेक्चर में डिस्कस किया। अब उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ चुका है। अगर आपकी रिवीजन सही से हो रही है तो एक लाइक तो जरूर बनता है, आप वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, ओके। अब देखें यहाँ पर 4 चैप्टर्स हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले 4 चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। कौन से होंगे, ग्रुप्स, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, 4 चैप्टर्स होंगे। इन 4 चैप्टर्स को अगेन हम एक ही 1 शॉट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देन आगे फिर हम क्लास फर्स्ट ईयर के जो आगे वाले चैप्टर्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आ रहे हैं। अब एक आपका बीच में गैप होगा, देन हम एक लाइव क्लास भी आपका लाइव क्लास भी कंडक्ट करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।